विश्वास एकेडमी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी रतलाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है पेपर नंबर 2 पार्ट बी, यानी कि जो हमारा सोशल इश्यूज जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक नंबर 5 हम लोग आज कवर कर रहे हैं, जो कि है एजुकेशन सिस्टम या फिर शिक्षण प्रणाली। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत जिस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ने को दी गई हैं उसमें टॉपिक नंबर पहला जो आपके सामने आता है वो आता है मानव संसाधन विकास। के लिए शिक्षा एक साधन, यानी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें ये कहना चाहता है कि किस तरीके से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, उसके लिए शिक्षा एक मीडियम की तरह काम करती है ना, यानी कि एजुकेशन किस तरीके से एचआरडी के लिए एक मीडियम बनती है। इस टॉपिक पर आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे कि हमने टॉपिक को देखा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये संसाधन या मानव संसाधन होता क्या है। ओके, तो पहले बात करेंगे हम लोग रिसोर्स या संसाधन के बारे में। देखिए, रिसोर्स या संसाधन कुछ नहीं है, वही सारी वस्तुएं हैं जो ओवरऑल नेचर में या प्रकृति में उपस्थित है ना। बस उन सभी वस्तुओं को हम संसाधन का दर्जा कब दे सकते हैं, जब उनका उपयोग हम किसी लाभ के काम में कर सकें, है ना। इन शॉर्ट, जब कोई वस्तु आपके काम की हो, जब आप उससे कोई काम ले सकें, उस वस्तु का यूज करके आपको कोई लाभ मिल सके, ऐसी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन बन जाती हैं। ऐसे कई संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हैं जिनके बारे में लगातार हमें पता चलता भी रहता है और उनका हम लगातार इस्तेमाल करते भी रहते हैं। अब देखिए, ये तो बात हमने वस्तुओं के संदर्भ में की। यदि इसी तरीके से हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन या जितनी जनसंख्या अवेलेबल है, यदि इस जनसंख्या को हम लोग काम पे लगा दें और इनसे हमारा लाभ जनरेट हो सके, तो यही जनसंख्या, यही मानव हमारे लिए क्या बन जाएंगे, मानव संसाधन बन जाएंगे। देखिए, ये परिभाषा हमारे पास आती कहाँ से है, कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये हमारे पास आती है इकोनॉमी से, या कहेंगे अर्थव्यवस्था। यदि शिक्षा को मानव संसाधन विकास के केंद्र में रखकर देखा जाए तो हम देखेंगे कि मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा एक साधन के रूप में किस तरह कार्य करती है। तो मैं इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकती हूँ कि ये मानव के संपूर्ण विकास में मदद करती है। मानव के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे किस तरह। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है सामाजिक विकास। अब देखिए, जब आप बात करेंगे सामाजिक विकास की कि सोशल स्तर पर हम डेवलपमेंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि सामाजिक स्तर पे शिक्षा जो है समाज का ढांचा, संस्कृति, एटिकेट्स, या मैं कहूंगी एक तरीके से जो संहिता होती है, जीवन संहिता, इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको समझने के लिए भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है। यदि हर कोई शिक्षित होकर या सामाजिक स्तर पर अपना विकास करता है तो मैं कहूंगी समाज इससे गतिशील बनता है। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की अगर स्थापना आपको करनी है तो सामाजिक विकास जो है शिक्षा के माध्यम से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे बंधुता का भाव जो है वो भी मजबूत होता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये सामाजिक विकास के लिए शिक्षा एक साधन के रूप में कार्य करती है, हमको यहाँ दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के लिए भी शिक्षा जो है उसी स्तर पर महत्वपूर्ण है। देखेंगे इसके बारे में भी उदाहरण के तौर पर। हमने देखा है कि भारत में या पुरातन भारत में देखेंगे, जब भारत में थोड़ा सा अशिक्षा का दौर मजबूती से फैला हुआ था, वहाँ हमने देखा है कि एक बड़ी बुरी प्रथा जो थी वो भारत में अपने पैर जमाए हुए थी, जिसको बोलते हैं बाल विवाह। लड़कियों के लड़कों के बाल विवाह कर दिए जाते थे और छोटी उम्र में महिलाओं की जो संतान उत्पत्ति हो जाती थी, इसकी वजह से महिलाओं का कमजोर शरीर हो जाना और
कई जो मातृ मृत्यु दर है उसका बढ़ जाना, शिशु मृत्यु दर का बढ़ जाना, ऐसी समस्याएं हमने लगातार देखी हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शारीरिक विकास के संदर्भ में जो शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए थी वो हमारे पास थी ही नहीं। और यदि हमारे पास अशिक्षित होने के साथ साथ जनसंख्या जो है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है या पोषण के रूप में भी वो काफी निचली स्थिति में है, तो ऐसे में मानव संसाधन विकास के बारे में तो हम दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते, है ना। अगली बात करेंगे हम अगले टॉपिक के बारे में कि और कौन कौन से स्तर पे मदद करती है शिक्षा विकास में। तो आप देखेंगे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। इसका भी एक उदाहरण लेकर के मैं आपको स्पष्ट करूंगी इसके बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि भारत में संस्कृति का अपना महत्व है, एज वेल एज हमारे यहाँ धार्मिक स्तर पर देखें तो बहुत बड़ा डाइवर्जन है ना। यानी कि बहुत सारी जो धार्मिक विविधताएं हैं ऐसे देश में हम रह रहे हैं, है ना। और एक दूसरे की भावनाओं को यदि हमें अच्छे से समझना है, एक दूसरे की जो कल्चर है उसको अच्छे से समझना है, तो इसके लिए भी विभिन्न स्तरों पर शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। यदि हम शिक्षा के माध्यम से इन सभी का महत्व स्पष्ट कर पाए, इनके पीछे की जो वैज्ञानिकता है या जो साइंटिफिक पॉइंट्स हैं इनके पीछे, जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं उनके पीछे, या फिर हम लोग एक मानसिक शांति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जहाँ पीस ऑफ माइंड होगा वहां पे जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो पीस ऑफ माइंड और वर्क एफिशिएंसी का जो बैलेंस हमको बनाए रखना है, तो उसके लिए भी स्पिरिचुअल तौर पर व्यक्ति जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा यदि दी जाएगी तो भी मानव संसाधन विकास में बहुत महत्वपूर्ण होगी, उतनी ही एफिशिएंट पॉपुलेशन जो होगी हमारी बन पाएगी। नंबर नेक्स्ट पे हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि बौद्धिक विकास के लिए भी शिक्षा इंपॉर्टेंट है, और ये तो हमारी शिक्षण प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा देता है ना। जैसे हमने देखा है कि कई सारे टीवी एड्स वगैरह आते हैं जिनमें हमको ये बताया जाता है कि जो बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो बहुत छोटी उम्र में हो जाता है। तो अगर इस छोटी उम्र में हम उनको अच्छी शिक्षा न दें, देखिए अच्छी शिक्षा से मेरा मतलब है एक बुनियादी शिक्षा जो छोटी एज में दी जाती है ना, जहाँ हम हमारे परिवार से सिखाना शुरू करते हैं। माताएं बोलना सिखाती हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो पारिवारिक ढांचे के बारे में समझाते हैं, एज वेल एज जब घर से बाहर बच्चा निकलता है, जब छोटा बच्चा होता है तो आस पड़ोसियों से सीखता है, बच्चों के साथ खेल भावना सीखता है। तो इस प्रकार की जो ये मेंटल अवेयरनेस है, जो बौद्धिक क्षमता का विकास है, वो भी शिक्षा के ही माध्यम से होगा। यदि इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी और कोई बच्चा घर में ही रह गया है अपने शुरुआती एज में, तो वो बच्चा बौद्धिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं होता, ना वो ढांचे को समझता है और ना ही वो आगे की चीजें ग्रास्प करने के लिए रेडी होता है। तो यदि हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसका बौद्धिक विकास अच्छा हुआ है, तो वो भी हमारे लिए आगे चलकर बेहतर मानव संसाधन बन पाएगी। चलिए आगे बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि बौद्धिक विकास के साथ साथ शिक्षा जो है वो नैतिक विकास के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे हमारी नैतिक शिक्षा। मानव संसाधन में नैतिक शिक्षा का अपना महत्व है ना। इसे भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखिए, यदि हम नैतिक शिक्षा की बात करें तो नैतिक शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं, है ना। जैसे मनोवृत्ति, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, है ना, एज वेल एज सांवेगिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। और हम आगे बात करें तो एक नैतिक संहिता, कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, वो सब इसमें शामिल है। यदि हमारी पॉपुलेशन या हमारा जो श्रमिक है, जो उत्पादन के काबिल है या योग्य जिसे हम बनाना चाहते हैं, यदि वो इन सारी चीज़ों को समझता है, यदि वो नैतिक संहिता समझता है, मनोवृत्ति कैसे बेहतर हो समझता है, अभिवृत्ति के बारे में समझता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझता है, तो एक तरीके से मैं कहूँगी वो बेहतर डिसीजन लेने के लिए रेडी होता है ना। उसके जो निर्णय होते हैं वो बेस्ट ऑफ द डिसीजंस होते हैं, वो सही और उचित शुभ निर्णय लेने के लिए रेडी होता है। और ऐसा जो संसाधन हमारे पास होगा वो सबसे ज्यादा उपयोगी संसाधन होगा। तो नैतिक शिक्षा का महत्व यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे तो आगे यहाँ पे शिक्षा का एक प्रकार है सैद्धांतिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा का मतलब होता है बेसिक,
है ना। या बेसिक के अलावा मैं कहूँगी कि जो थियोरेटिक एजुकेशन है ना, बेसिक थियोरेटिक जो एजुकेशन होती है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब थियोरेटिक एजुकेशन होती है तो थियोरेटिक एजुकेशन आपको रेडी करती है एक तरीके से कंसेप्ट्स के लिए, है ना। आज जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं, सच एज इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल प्रोफेशनल हो गए, इस तरीके के जितने भी, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव्स हो गए, इस तरीके के जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ पे हम लोग जो बेसिक थियोरेटिक स्टडी है वो करवाते हैं। या बेसिक थियोरेटिक स्टडी आप देखेंगे, अकाउंट्स की बेसिक थियोरेटिक स्टडी होती है। तो इस तरीके के जो डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे थियोरेटिक स्टडी बहुत ज़रूरी है। और जिनकी थ्योरीज में या कंसेप्ट्स में अच्छी कमांड है, डेफिनेटली वो इनोवेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, इनोवेशन से पीछे नहीं हटेंगे। और नया इनोवेशन जो होगा वो डेफिनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला हम देखें तो हमारे लिए मानसिक शिक्षा या एजुकेशन का जो मेंटल स्वरूप है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मानसिक स्तर की बात करूं तो हम पाएंगे कि जहाँ पे भी या जिस भी श्रमिक वर्ग में, लेबर वर्ग में या पॉपुलेशन में मानसिक शिक्षा का स्तर अच्छा है, उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है ना। और जहाँ ग्रास्पिंग पावर अच्छी है वहाँ हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, नई थ्योरीज अडॉप्ट करने में, नए प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने में, नई रिसर्च को समझने में बेहतर वो दिमाग होता है ना। जो मानसिक शिक्षा, जिसका मानसिक शिक्षा का स्तर हो अच्छा होगा, वो इन चीज़ों में बेहतर रिजल्ट्स दे पाएगा। और डेफिनेटली ये मानव संसाधन विकास को किस तरह सपोर्ट करेगी, ये हमारे लिए वेल अंडरस्टूड है। एक लास्ट फैक्टर जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है व्यक्तिगत शिक्षा, है ना। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा या इंडिविजुअल स्तर पे अगर हम देखें तो शिक्षा किस तरीके से मानव संसाधन विकास को सपोर्ट करती है। अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ द बेस्ट, है ना। अगर वो अपनी क्षमताएं, अपनी समस्याएं, अपने बारे में सब कुछ जान जाएगा तो डेफिनेटली वो इस दिशा में सही रिजल्ट्स हमको दे पाएगा, वो सही दिशा में काम कर पाएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा किस तरीके से मानव के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है, मानव के सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, बौद्धिक, सैद्धांतिक, नैतिक, मानसिक और व्यक्तिगत, हर तरह के विकास के लिए कितनी ज़रूरी है। और यदि किसी व्यक्ति में इस तरीके का समग्र विकास होता है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे कि हमारे लिए मानव संसाधन विकास के जो समस्त पहलू हैं वो क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर चार्ट में हमने ये बात समझी कि किस तरह मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और किस तरीके से ये मानव का संपूर्ण विकास जो है वो करती है ना। तो यहाँ हम अगर इन शॉर्ट देखें तो हमको एक बात समझ में आ गई है कि शिक्षा को अगर हम साधन के तौर पे देखें तो शिक्षा समाज को गतिशील बनाने का काम करती है ना। मानव संसाधन विकास के लिए समाज को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण है। अब किस तरीके से गतिशील बनाती है, या हम देखें यदि किसी व्यक्ति का, हमारा जो मानव संसाधन है या जो हमारे मानव हैं, उनको हम संसाधन में कन्वर्ट कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, है ना, तो हम एक तरीके से उनके संपूर्ण विकास पे ध्यान दे रहे हैं। यदि उनका संपूर्ण विकास हम कर रहे हैं, सच एज बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और अन्य जितने भी पहलू हमने पढ़े हैं, यदि हम उन सब पहलुओं पे काम कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, समाज को गतिशील बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। और यदि आपका समाज गतिशील होता है और समाज को आगे बढ़ चढ़ कर गतिशील बनाने में हमको शिक्षा का बेहतर इस्तेमाल करना है तो क्या क्या उससे पॉसिबल है, हम वो देखेंगे। या हम इस तरीके से देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका, सामाजिक गतिशीलता में हम शिक्षा की भूमिका अगर देखें तो हम कुछ कीवर्ड्स में इसको कवर कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 हम देखेंगे, लोकतंत्र को सफल बनाती है या लोकतंत्र की सफलता में सहायक है। देखिए, डेमोक्रेसी जिन भी देशों में होती है वहाँ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तब क्रिएट होती है जहाँ लोगों में फ्रेटर्निटी हो, लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हों और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। जब इस तरीके का विकास होगा लोगों के बीच, आध्यात्मिक, धार्मिक, हर तरीके का विकास होगा, तो डेफिनेटली लोकतंत्र की जो जीत है वो तय होगी। और बात करें हम आगे,
भावनात्मक एकता का विकास होगा। देखिए, जहां किसी देश में भावनात्मक एकता का विकास हो जाता है वहां सामाजिक समस्याओं का अंत हो जाता है। जैसे हम देखते हैं आज की डेट में प्रॉब्लम होती है, राज्य स्वायत्ता का मुद्दा जहां निकल करके आ जाता है ना। हम देखेंगे नक्सलवाद की समस्या हो जाती है, कई बार आतंकवाद हावी हो जाता है। इस प्रकार की ये समाज के लिए इविल्स है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनका अंत तब संभव है जब भावनात्मक एकता का विकास हो जाए। और भावनात्मक एकता का विकास भी इस संपूर्ण विकास के तत्वों से ही संभव है। नंबर 3 पे हम इसी तरीके से इसी क्रॉनो में लेकर के चले तो हमारे जो अंतर सांस्कृतिक संबंध है ना, इंटरकल्चरल जो रिलेशंस हैं, उनकी भी बढ़ोतरी में हमको हेल्प मिलेगी, है ना। अंतर सांस्कृतिक संबंधों का विकास होगा। चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे चीज़ों को, रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो हमारे देश में तो इसकी सख्त आवश्यकता है। नंबर नेक्स्ट देखें तो व्यक्तित्व का विकास, है ना। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का विकास तभी संभव है जब उसमें संपूर्ण विकास के तत्व जो हैं वो शामिल हो, तब हम कहेंगे कि हाँ, इसके चरित्र का संपूर्ण विकास हो पाया है। नंबर नेक्स्ट पे हम देखें आर्थिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्थिक विकास के लिए तो हाईली इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनसंख्या है वो संसाधन में कन्वर्ट हो जाती है तो वो उत्पादक जनसंख्या बनेगी, और यदि वो उत्पादन कर रही है यानी कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगेगी। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आगे की ओर बढ़ता है। और आप देखेंगे कार्य क्षमता को बढ़ावा मिलता है ना, वर्क एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ती है। यदि लोग हमारे यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं, समझते हैं, इंडिविजुअल स्तर पे समझते हैं, उनका बौद्धिक विकास अच्छा है, मानसिक शारीरिक विकास अच्छा है, तो डेफिनेटली उनकी वर्क एफिशिएंसी को इससे जितनी अच्छी वर्क एफिशिएंसी होगी उतना ही ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। और आप देखेंगे तो और भी कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे जागरूकता को बढ़ावा मिलता है, लोग ज्यादा जागरूक होंगे, सचेत होंगे, है ना। और आप देखेंगे लोगों में ज्ञान का विकास ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इस तरीके से शिक्षा की जो भूमिका है समाज को गतिशील बनाने में या मानव संसाधन विकास को आगे बढ़ाने में, वो हमको यहाँ इस स्लाइड से कवर हो जाती है। तो ये हमारा जो बेसिक टॉपिक है आज का शिक्षण प्रणाली में, वो यहाँ पर कवर अप होता है। अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगले टॉपिक में जो हमारे सिलेबस में हमसे पूछा गया है वो है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा या फिर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले तो हम इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि शब्द का मतलब हमें क्लियर हो जाएगा तो बाकी जो इसके बारे में चीजें हैं वो समझना और भी आसान हो जाएंगी। देखिए, सार्वभौमिक शब्द का मतलब यहां होता है सबके लिए, फॉर ऑल, है ना। और इस शब्द का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जहां एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो जाए, है ना, कि सबके लिए शिक्षा, तो इसी को हम बोलेंगे सार्वभौमिक शिक्षा, या फिर शिक्षा का सार्वजनिकरण शब्द का इस्तेमाल भी आप यहां पे कर सकते हैं। शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण, है ना, इसको बोलते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो देखिए, ये जो एजुकेशन फॉर ऑल या सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की जो बात है, ये तो भारत में हमारे आजादी के पहले से चल रही है ना। इसके बारे में विचार जो है काफी पहले से किए जा रहे थे, है ना। और अगर हम ऐसे देखें तो ये क्यों जरूरी है या इसकी जरूरत को कब समझा गया, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तब हम लोगों ने संविधान में भाग 4 में एक सब्जेक्ट डाला गया जिसे बोला जाता है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। बेसिकली यहाँ पे हम वो चीजें रखते थे जिन्हें हम भविष्य में अपने देश को देना चाहते हैं, यानी कि राज्य इन्हीं को ध्यान में रखकर अपनी सारी नीतियां, सारे कार्यक्रम बनाए और आगे चलकर सब लोगों को सार्वजनिक तौर पर ये सारी चीजें प्राप्त हो, ये सारे अधिकार के तौर पर उन्हें प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करने थे।
तो यहीं पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही एक अनुच्छेद डाला गया था। इस अनुच्छेद में ये बताया गया था कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो ना, शिक्षा सभी के लिए हो। इसके लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको अनिवार्य किया गया था, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान जो है ये भाग 4 में किया गया था, है ना, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत। और इसे ही आगे चलकर हमने अधिकार के तौर पर दिया, है ना। ये अब हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है, यानी कि मूल अधिकारों में शामिल है, भाग 3 के अनुच्छेद 21 सबसेक्शन ए के अंतर्गत, है ना। तो प्रयास तो इसके लिए हम काफी समय से कर रहे हैं। अब इसकी अवधारणा पे हम थोड़ा सा जोर देकर के बात करते हैं कि क्यों जरूरी है और क्या ये हमको बोलना चाहता है। देखिए, बार बार हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन विकास की या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यदि हम मानव का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहां हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में शिक्षा का महत्व समझा है या शिक्षा की भूमिका समझी है कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और एक पर्टिकुलर एज में, यानी कि जब बाल्यकाल होता है, उस समय पे यदि शिक्षा से कोई बच्चा वंचित रह जाए तो आगे चलकर उसे ग्लोबल लेवल पर शिक्षा के मामले में दुनिया से कोप अप करना कितना मुश्किल हो जाता है, ये आज की डेट में सभी को पता है। तो बाल्यकाल में शिक्षा की अनिवार्यता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ अनुच्छेद 45 जो डीपीएसपी में शामिल किया गया था, उसी को आगे चलकर हमने अनुच्छेद 21 सबसेक्शन ए के तहत फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर शामिल किया है। यानी कि आज की डेट में हमने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संविधान के भाग 30 में अनुच्छेद 21 सबसेक्शन ए शामिल किया है, ताकि सभी को क्या हो, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। बेसिकली इसी टर्म को हम बोलते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ये भारत का प्रयास है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में। चलिए अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ये अवधारणा हमें क्या बोलती है, क्या समस्याएं हैं इससे रिलेटेड। देखिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब होता है जन जन को शिक्षित करना। शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है मतलब है इसका जन जन को शिक्षित करना। ये हमने अभी यहाँ पे समझा। ठीक है, इसके लिए जो प्रयास है, अगर मैं भारत के प्रयास देखूं इस दिशा में, है ना, तो उसको आप 2 भागों में समझ सकते हो, एक आजादी के पहले और एक आजादी के बाद। अगर हम बात करेंगे आजादी के पहले की, तो आजादी के पहले जो शिक्षा का महत्व था, जो शिक्षा के मायने थे, भारतीयों को शिक्षित करने के मायने थे, वो कुछ और थे, है ना। यहाँ अगर हम बात करें कि आजादी के पहले क्यों भारतीयों को शिक्षित करने के बारे में सोचा गया, तो हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, है ना। ये ब्रिटिश काल के बारे में। ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स को चाहिए थे लिपिक, है ना, यानी कि क्लर्क्स चाहिए थे। तो जो लिपिकों की आवश्यकता थी, उसी ने यहाँ पे शिक्षा के जो सुधार हैं, जो सार्वभौमिक शिक्षा के प्रयास हैं, उसको गति प्रदान की थी। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर के राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही रूप से अपने पैर जमा लिए थे। ऐसे में ब्रिटेन से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को यहाँ लाना, उनसे यहाँ एज अ श्रमिक काम करवाना उतना बेनिफिशियल नहीं साबित हो रहा था, क्योंकि उन पे उतना ही व्यय भी करना पड़ता था। और ब्रिटिशर्स धन के निर्गमन में तो बिलीव करते ही नहीं थे, वो अपना पैसा कहीं और वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि यहाँ भारत में तो जनसंख्या बहुत सारी है, हाँ ये हमारे ऑफिसर्स डेफिनेटली नहीं बन सकते, लेकिन ये हमारे लिए क्लर्क का काम डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना लिखना सीख जाएं, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव सीख जाएं, तो ये हमारे लिए एज ए क्लर्क काम में आ सकते हैं। तो ये उन्होंने क्या प्रयास किया, भारत की जनसंख्या को संसाधन में बदलने की कोशिश की थी, राइट। अब इस कोशिश में उन्होंने एक बात का बहुत ध्यान रखा कि इतना नहीं पढ़ाना है कि ऑफिसर बन पाए, ये नहीं बनाना, केवल इतना ही पढ़ाना है जितने में वो लिपिक या क्लर्क बन पाए। तो उन्होंने जो पहली बार भारत में शिक्षा नीति लेकर के आए, उसमें बहुत बेसिक बातें भारतीयों को सिखाने की बात कही गई थी, बहुत बेसिक छोटी मोटी चीजें जिनसे क्लरिकल लेवल का व्यक्ति जो है रेडी हो सके। तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए, मैं उस पे आती हूँ।
है ना। तो देखिए स्वतंत्रता के पहले जो किया गया, सबसे पहले तो इसके लिए कदम उठाया गया था 1892 में, है ना। जो बड़ौदा के शासक थे, जो बड़ौदा के नरेश थे, सबसे पहला कदम उन्होंने इस दिशा में लिया, है ना। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसको उन्होंने लागू करवाया 1906 में। 1906 में उनके राज्य में जितनी भी जनसंख्या थी, जितने भी बालक थे, सभी को शिक्षित करना अनिवार्य किया गया। ये सबसे पहला प्रयास इस समय पे हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 1911 के आसपास, 1911 के आसपास गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो केंद्रीय सभा थी, उसमें एक विधेयक पेश किया था, है ना। विधेयक प्रस्तुत हुआ किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इस विधेयक में उन्होंने भी यही बात कही कि सभी को एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा सभी को अवेलेबल कराई जाए, कोई भी इससे वंचित ना रह पाए, ऐसी बात इन्होंने कही। और धीरे धीरे फिर सारी प्रेसिडेंसीज में इस एक्ट को पास कराया गया, राइट। और आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 1921 के आसपास क्या हो गया था कि सभी प्रांत जो थे, जितने भी प्रोविंसेस थे, वहां पे स्वशासन लागू हुआ था, है ना। और जब स्वशासन लागू हुआ तो सभी प्रांतों में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको सार्वजनिक किया गया था, है ना? तो ऐसे करते करते धीरे 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 हम लोग पहुंचे हैं 1947 तक, जहां पे 6 से 11 साल की आयु तक के जो बच्चे थे, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन का स्टेटस चेक करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन है ना। ये गणना जो है हमने शुरू कर दी थी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इस पहलू से हमको समझ में आता है कि हम लोग तैयार थे कि आज़ादी के बाद हमको किस तरीके से इस प्रयास को आगे बढ़ाना है। तो अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में क्या क्या किया गया है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे, तो एक एक करके मैं आपसे इन प्रोग्राम्स के बारे में ही जिक्र कर लेती हूँ। सबसे पहले चलाया गया था 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राइट। अच्छा, इसके पहले आपको याद रखना है 1950 में हमने क्या कर दिया था, 21 सबसेक्शन ए को हम ले आए थे, जिससे मौलिक अधिकार हो गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। इसके बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, बेसिकली जो नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, एक और एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो वो जो शिक्षा नीति आई थी उसमें जितनी भी व्यवस्थाएं करने को कहा गया था, उन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जितने भी थे, जहाँ पे भी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, उनको एटलीस्ट भवन मिले, है ना। समस्त प्रकार की जो सामग्री है पढ़ाने के लिए वो अवेलेबल हो, है ना। बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, है ना। इस योजना का उद्देश्य था कि बेसिकली जो मिनिमम एजुकेशनल फैसिलिटी होती है, यानी कि न्यूनतम शैक्षिक सुविधा जो होती है, एटलीस्ट वो किसी भी बच्चे को अवेलेबल हो, उससे कोई भी बच्चा वंचित ना रहे। इस पर्पस से बेसिकली इसको चलाया गया था। ये चलाने के बाद बहुत सारे स्कूल्स में क्वालिटी एनहांसमेंट हुआ, बहुत सारे भवनों की दशा सुधर गई। तो इस तरीके से ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम कहा जा सकता है ना। इसके बाद हम बात करें तो कुछ समय बाद शिक्षा का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, है ना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था। किस तरीके से किया गया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ना। विकेंद्रीकरण हुआ। देखिए, इस विकेंद्रीकरण के तहत क्या किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा की योजनाओं और व्यवस्थाओं को विकेंद्रीकृत करने के लिए 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो हम लेकर के आए थे। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था में ये जो नीति थी ग्राम शिक्षा समिति का प्रावधान करती थी। एक होती थी ग्राम शिक्षा समिति, और इस विकेंद्रीकरण का बेसिक लक्ष्य जो था, जो बेसिक एजेंडा था, वो ये था कि बच्चे को न्यूनतम 8 साल तक की जो शिक्षा है, 8 वर्ष तक की जो शिक्षा है, वो मिलना सुनिश्चित हो, है ना।
8 वर्ष तक की जो एजुकेशन होती है एटलीस्ट वो हर बच्चे को अवेलेबल हो, इस उद्देश्य के साथ जो विकेंद्रीकरण है किया गया था। विकेंद्रीकृत करने का मतलब ये है कि शिक्षा के लिए जो अपने एरिया में पॉलिसी बनाने का काम है वो ग्राम शिक्षा समिति कर सकती थी। छोटे मोटे सुधार जो थे वो ग्राम शिक्षा समिति कर सकती थी। आगे और प्रयासों में हम देखें तो क्या किया गया, एक हमारा कार्यक्रम आया था प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इस प्रौढ़ शिक्षा में बेसिकली जितने भी ओल्ड एज लोग थे, जो बुजुर्ग थे, उनको शिक्षित करने का काम किया गया था समहाउ 1978 के आसपास, है ना। इसमें ऐसी कोशिश की गई कि जो लोग खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि हमारे यहाँ अगर हम हमारी ओवरऑल जनसंख्या में देखें कि संपूर्ण शिक्षा कितनी हुई है, तो वहां से सारे ही बुजुर्ग ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते थे, क्योंकि मैक्सिमम बुजुर्ग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य था कि संपूर्ण शिक्षा का जो हमारा लक्ष्य है, सभी लोग शिक्षित हों का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें बेसिकली ओल्ड एज लोगों को पढ़ाया जाता था। इस तरीके से कई सारे अलग अलग प्रोग्राम चले, जिनमें एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है सर्व शिक्षा अभियान, है ना। देखिए इनकी जो बेसिक डिटेल्स है, कब चालू हो रहे हैं, इनमें क्या लक्ष्य रखे गए थे, ये 3 मार्कर एलिमेंट बनेंगे, तो इनके बारे में आप लोग बेसिक चीजें जो है रेडी करके रखिएगा। देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो था बेसिकली इसमें सभी को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, कोई भी वंचित ना हो। बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान में ये चीज नोटिस की गई थी इसके पहले तक कि बालिकाएं जो थी वो शिक्षा से वंचित रह रही थी। तो सर्व शिक्षा अभियान में महिलाओं और बालिकाओं को विशेष रूप से टारगेट किया गया था कि ये तो कम से कम शिक्षा से दूर ना रहें, सभी को शिक्षा मिल पाए। इसी के साथ चूंकि विद्यार्थी शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे, पढ़ने के लिए भवन तक नहीं आते थे, इसीलिए एक नई योजना चलाई गई थी, वो थी मिड डे मील। यानी कि जितने भी बच्चे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए आएंगे, उन सभी को विद्यालय परिसर में ही खाना खिलाया जाएगा। तो कई इस पर्टिकुलर चीज की वजह से भी विद्यालय आ जाते थे, जो गरीब थे, जिन्हें खाना नहीं मिल पाता था, वो भी यहाँ आ जाते थे, और कुछ अच्छे भोजन की चेष्टा में भी स्कूल आ जाया करते थे। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बूस्ट है वो शिक्षा को मिला। तो इस तरीके के जो बेसिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो आप लोग थोड़ा बहुत अपनी तरफ से 3 मार्कर एलिमेंट्स के तौर पर रेडी करेंगे, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स तो हमने स्टडी किए, कुछ यहाँ पे बच भी जाते हैं, तो वो आपको रेडी करने हैं, राइट। देखिए सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, ये आया था 1998 में, है ना। तो इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा जो ये बेसिक चीजें हैं इनको रेडी रखना है आपको। मिड डे मील आ रहा है 1995 में, तो रेडी करना है इन्हें आपको। अब मेन बात तो हमारी ये आती है, प्रोग्राम्स तो आप लोग पढ़ लेंगे, मेन प्रॉब्लम जो हमारी निकल करके आती है वो ये आती है कि शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसमें समस्याएं क्या आई, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम बन के हमारे लिए सामने खड़ी हैं। तो हम लोग एक बार समस्याओं पे जिक्र कर लेते हैं, समस्याओं की चर्चा, है ना। तो सबसे पहली समस्या जो आप नोटिस करेंगे वो ये निकल करके आती है कि महिला शिक्षा का आज भी अभाव है ना। आज भी हमारे यहाँ हम लगातार प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में आज पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं, बट वन पॉइंट इज स्टिल लेफ्ट कि आज भी जो फीमेल एजुकेशन का दायरा है वो बहुत छोटा है। तो महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षित करना आज भी एक चैलेंज है। इसको पूरा करने के लिए कुछ नए प्रोग्राम्स जो हैं वो लाए जाने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक विषमताएं, और ये मैं समझती हूँ आज की डेट में एक बड़ा मुद्दा है। चूंकि हमारे यहाँ हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, है ना, और फिर जो रिच तबका है, इस तरीके से बटा हुआ है। तो हर किसी की जो आर्थिक क्षमता है वो अलग अलग है ना। कोई एजुकेशन पे 100 रुपये खर्च कर सकता है, कोई 1000, कोई 10,000 और कोई 1 लाख, है ना। ये हम बात कर रहे हैं मासिक शुल्क की, है ना। तो ये आप देखेंगे कि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए मासिक शुल्क शिक्षा पर व्यय कर सकता है, उसका कंपैरिजन 100 रुपए मासिक शुल्क व्यय करने की क्षमता वाले व्यक्ति से कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे में सभी को एक ही जैसी गुणवत्ता की एजुकेशन मिल पाए, ये आज भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं आकर के, और 100 रुपए में कौन सी एजुकेशन मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये व्यक्ति तो शिक्षा से वंचित ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आज भी जहां आर्थिक विषमताएं विद्यमान है, जो गरीब तबका है वो आज भी अपने बच्चों को स्कूल, है ना, कई स्तर पर मदद हो जाती है, बट आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर मदद ही नहीं पहुंच पाती। तो इस वजह से भी ये जो आर्थिक विषमता है ये एक बड़ा मुद्दा बनती है।
और जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसका लक्ष्य आज भी पूरा नहीं हो पाता है। नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा की निरर्थकता। देखिए, शिक्षा निरर्थक बनती जा रही है, यानी कि सेंसलेस होती जा रही है एजुकेशन। क्यों इसको सेंसलेस शब्द बोला जा रहा है? पहला तो ये कि बहुत ज्यादा थियोरेटिक कंटेंट पढ़ाया जाता है। सैद्धांतिक शिक्षा का दायरा इतना बढ़ा दिया है कि बाकी व्यवहारिक शिक्षा के दायरे से बच्चा बहुत बाहर आ गया है। ना वो मानसिक शिक्षा पढ़ पा रहा है, ना आध्यात्मिक, ना ही किसी अन्य प्रकार की, है ना। प्रैक्टिकल तौर पर जो शिक्षा उसको होनी चाहिए समाज के साथ, समाज को गतिशील बनाने के लिए, वो उसे नहीं मिल पा रही है। सैद्धांतिक शिक्षा का दायरा बहुत ज्यादा है। नंबर 2 आप देखेंगे हमारे पास डिग्री होल्डर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सभी के पास रोजगार नहीं है। ये शिक्षा जो है रोजगार विहीन शिक्षा बनती जा रही है। तो ऐसे में ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जहां इतने ज्यादा पैसे भी लगे, बड़े बड़े एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज भी हो जाएं और उसके बाद भी उस शिक्षा का इस्तेमाल उत्पादन में ना हो सके, तो फिर वो हमारे लिए व्यक्ति मानव संसाधन बन ही नहीं पाएगा। तो एक तरीके से शिक्षा का निरर्थक हो जाना भी यहाँ पे एक पॉइंट है। और देखेंगे सामाजिक रूढ़ियां। आज भी जो प्रेजुडाइसेस हैं रूरल एरियाज में, वहाँ पे बालिकाओं को स्कूल ना भेजना, केवल बालक की शिक्षा होना, महिला शिक्षा ना होना, महिला शिक्षा को किसी काम का ना समझना, इस प्रकार की जो सोच है, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं, उनको दूर करना भी एक बड़ा चैलेंज है, जो कि कर पाना बहुत मुश्किल है। वो सैद्धांतिक शिक्षा से नहीं हो सकता है। उसके लिए मानसिकता में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना, इन सच अ डाइवर्स सोसाइटी। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। और भी आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हर तबके तक पहुंच पाना मुश्किल है, पहुंच की समस्या, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रॉब्लम है। और चूंकि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम है, इस वजह से बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे शिक्षकों को हम पहुंचा ही नहीं सकते। और कहीं कहीं पर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि आजकल तो टेली एजुकेशन का ज़माना है ना। लेकिन आज की डेट में ऐसे कुछ एरियाज भी है जहां पर हम इंटरनेट की व्यवस्था नहीं करवा सकते। तो ऐसे में जो शिक्षा की पहुंच की समस्या है वो बनी रहती है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्या बनकर खड़े हैं। अब इनका निदान क्या होना चाहिए या किस तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ बिंदु हैं जो कर सकते हैं, जैसे जो आज की डेट में विद्यालय हैं उनकी धारण क्षमता को हम बढ़ाएं। जैसे भवन जो हो वो इतना केपेबल हो कि वहां पे विद्यार्थी रह भी सके, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हो सके, एज वेल एज जहाँ पे 1000 बालकों पे हम 10 शिक्षक रख पा रहे हैं, ऐसे में वो 1000 बालकों पे 50 या 100 शिक्षक रख पाए, ऐसी व्यवस्था हो, है ना। जहाँ एक विद्यालय भवन में मान लीजिए 500 विद्यार्थी इजीली आ रहे हैं, या मैं कहूँगी 5000 विद्यार्थी इजीली आ रहे हैं, उनकी क्षमता को और बढ़ाया जाए, है ना। आसपास के जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे भी ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए बड़े भवनों तक आ सके। ऐसी भवनों की धारण क्षमता यदि होगी तो एक जैसी एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करवा पाएंगे और ज़्यादा लोगों को भी प्रोवाइड करवा पाएंगे। नंबर 2 अगर हम देखें, देखिए व्यापक सुविधाएं अवेलेबल करवाना। जैसे कि मैंने आपसे अभी पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि आसपास के जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं वो बड़े भवन तक आ सकें, तो आवश्यकता ही क्या पड़ रही है कि उन्हें बड़े भवन तक आना पड़े, क्योंकि छोटे भवनों में उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती। जैसे कि आज की डेट में जो डिजिटल बोर्ड्स की सुविधा है, या मैं कहूँगी एडुकॉम सिस्टम की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। तो हमें कोशिश ऐसी करनी है कि व्यापक सुविधाएं जो हैं वो हर जगह पे पहुंच पाएं। ऐसी कुछ नई नीतियों का क्रियान्वयन करने की हमको आवश्यकता है। अगली बात करें पर्याप्त आर्थिक सहायता। हाँ, मैं मानती हूँ हमारे यहाँ जो स्कॉलरशिप सिस्टम है वो अवेलेबल है, लेकिन ये स्कॉलरशिप का फायदा उन्हीं लोगों को मिल पा रहा है जो इसके बारे में अवेयर हैं। हम लोगों को इस बारे में अवेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं मिलती हैं या आर्थिक सुविधाएं मिलती हैं, है ना। तो उन्हें पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और चूंकि जब लोगों का भार बढ़ेगा, जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं इसे प्राप्त करने के लिए, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए उनकी इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा। नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना। यानी कि देखिए ऐसी शिक्षा ना हो जो आगे चलकर निरर्थक बन जाए, है ना, कि बहुत सारी डिग्रीज तो हैं, बड़ी बड़ी फीस भी लगी है, लेकिन रोजगार नहीं है,
ना ही वो स्वरोजगार कर पा रहे हैं, ऐसी शिक्षा नहीं देना। शिक्षा ऐसी देना है कि मान लीजिए सरकारी तंत्र या निजी तंत्र उन्हें शिक्षा के माध्यम से रोजगार नहीं भी दे पाए तो वह स्वरोजगार के लिए तैयार हो। इस तरीके की उद्देश्यपूर्ण शिक्षा जो है हमें अवेलेबल करानी है। नंबर नेक्स्ट हम देखें, अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ऐसा मुद्दा मैंने क्यों उठाया, देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को जो ऑलरेडी जॉब में हैं उन्हें केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे अगर कम समय में आपने उनकी ग्रास्पिंग क्षमता के अनुसार उन्हें जल्दी छोटे कोर्सेज में आपने एजुकेट कर दिया, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक फीस अवेलेबल नहीं करा सकते, तो उनके लिए छोटे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएं कम फीस में, ताकि एटलीस्ट उन्हें बेसिक एजुकेशन तक तो मिल पाए। ऐसे भी कोर्सेज हम लागू कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि को संयमित करना, या मैं कहूँगी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। देखिए, यदि जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो हम पे नए रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का भार बढ़ेगा, यानी कि सरकारी तंत्र पे ये भार बढ़ेगा। आप समझें कि यदि मान लीजिए सरकार आज जितनी भी हम जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग्स में जो रोजगार है वो अवेलेबल कराती है, और मान लीजिए आने वाले 10 साल में यही पॉपुलेशन जो 1% या 2% बढ़ जाए, तो ऐसे में जो सरकारी तंत्र के प्रयास थे वो विफल हो जाते हैं। और यदि ये जनसंख्या वृद्धि हम संयमित कर लेंगे तो सरकारी प्रयास जो हैं वो विफल नहीं होंगे, है ना। और एक पॉइंट है बालिका शिक्षा को लगातार प्रोत्साहित करना, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रूरल एरियाज़ के प्रेजुडाइज हैं उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अगर हमको हासिल करना है, या संपूर्ण जो शिक्षा है वो भारत में सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करना है, तो ये तो हमें एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही। आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है कि शिक्षा किस प्रकार मानव संसाधन के लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए एक मीडियम के तौर पर काम करती है, और प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, और सार्वभौमिक शिक्षा दिया जाना क्यों ज़रूरी है, इसके बीच में क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से इसका निदान किया जा सकता है। ये बेसिक चीज़ें हमने आज के लेक्चर में समझी हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू।